हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ अभिषेक, जेस्ट एजुकेशन की तरफ से आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 6 ऑफ एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, तुल्यांकी भार, परमाणु भार और अणु भार। ठीक है, इंग्लिश में मॉलिक्यूलर वेट, एटॉमिक वेट एंड इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, आज इस टॉपिक से ढेर सारे क्वेश्चंस, फिजिकल केमिस्ट्री के ढेर सारे क्वेश्चंस रिलेटेबल होते हैं। जैसे कि आपको मोलैरिटी डिफरेंट टाइप ऑफ जो फिजिकल क्वांटिटीज है उसके वैल्यूज निकालने के लिए कैलकुलेशन में बहुत सारे न्यूमेरिकल में बेसिक लेवल पे मॉलिक्यूलर वेट, एटॉमिक वेट, इक्विवेलेंट वेट का यूज है। ये सब लोग आप लोग को जानना पड़ेगा। ठीक है, तो आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। पेन कॉपी उठाइए और जो जो इंपॉर्टेंट है उसको नोट करिए। ठीक है, चलिए हम पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, एटॉमिक वेट। ठीक है, एटॉमिक वेट, एटम के बारे में सब लोग जानते हैं। एटम क्या होता है? एटम बड़ा टिनी पार्टिकल होता है, फ्री नहीं होता, रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। ये सब बेसिक क्लासेस में आपने पढ़ा होगा। लेकिन क्या है, यहाँ पे अब एटॉमिक वेट का चक्कर है। एटॉमिक वेट मतलब एटम का वेट। एटॉमिक वेट, एटम जनरली आपने पढ़ा होगा रदरफोर्ड थॉमसन मॉडल में कि इलेक्ट्रॉन या न्यूट्रॉन या प्रोटॉन, एक एटम में 3 बेसिक पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। ठीक, न्यूक्लियस के अंदर, नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। ठीक, और इलेक्ट्रॉन चारों तरफ क्या करता है? चक्कर लगाता है। लेकिन जब हम एक किसी एटम का, पर्टिकुलर एटम का जब मास निकालने चलेंगे तो भाई हमें तीनों को कंसीडर करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को। तब भाई आप लोग प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को क्यों कंसीडर करते हैं? ये भी डाउट आता है। तो सुनिए ध्यान से, अब उसी चीज़ को हम लोग को देखना है। ठीक है, देखिए एटॉमिक वेट का मतलब है कि एक एटम में जो मौजूद है उनका पर्टिकुलर टोटल सम कर दिया जाए, उसका जो टोटल वेट आएगा वही एटम का वेट होगा। तो मैंने कहा भाई इलेक्ट्रॉन भी होता है, न्यूट्रॉन भी होता है, प्रोटॉन भी होता है। ठीक, तो एटॉमिक वेट में क्या हुआ? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्यों इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं हुआ? माना ये जाता है कि इलेक्ट्रॉन का, ऐसा एज्यूम करना पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के कंपैरिजन में बहुत कम होता है। इस वजह से उसके मास को नेग्लेक्जिबल माना जाता है, मतलब नेग्लेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है, क्योंकि देखिए भाई जो इलेक्ट्रॉन का मास होता है वो प्रोटॉन के मास से 183 टाइम्स क्या होता है? कम होता है। ठीक, याद एक कोने में आप लिख लीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, कि जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो 1/1837 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन होता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। कई एग्जाम में मैंने देखा है, BHU के एंट्रेंस पेपर में इससे रिलेटेबल क्वेश्चंस आए हैं एग्रीकल्चर में। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इससे। ठीक, और बोर्ड में भी इंपॉर्टेंट है। चलिए भाई, ये हो गया। इलेक्ट्रॉन के मास को प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास के रिस्पेक्ट में नेग्लेक्ट कर दिया जाता है। इसी वजह से हम लोग एटॉमिक वेट कंसीडर करते समय प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख दिया गया है वेट ऑफ इलेक्ट्रॉन नेग्लेजिबल विथ रिस्पेक्ट टू न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। ठीक है, अब देखिएगा, देखिए BS आप लोग तब इंटर के बाद जब आप थोड़ा सा बेसिक एटॉमिक लेवल पे आप रिसर्च करोगे तो एक पर्टिकुलर पार्टिकल का, एक छोटा सा पार्टिकल पकड़ के एकदम अकॉर्डिंग टू, आप एक बेसिक ग्रेजुएशन में आप केमिस्ट्री से यदि ग्रेजुएशन कर रहे हो तो आपको एक स्पेक्ट्रोस्कोपी की हेल्प से आप एक छोटे से मास स्पेक्ट्रोस्कोपी के मेथड से आप एक छोटे से पार्टिकल का मास निकाल सकते हो। उसी मास को मैंने यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे लिख दिया है, आपके सिलेबस के बाहर का है, लेकिन मैं कुछ प्रूफ करने के लिए यहाँ पे उसका यूज़ किया हूँ। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किसी एक मास में, किसी एक छोटे से पार्टिकल में, ठीक है, तीनों मौजूद होंगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, एटॉमिक लेवल पे अकॉर्डिंग टू मास स्पेक्ट्रोस्कोपी जो वेट आता है टोटल, वो क्या आता है? 1.99 × 10⁻23 ग्राम। ये ठीक है मास है। ठीक, अब क्या हुआ, ये तो होता है किसी एक छोटे से पार्टिकल में, या कोई एटम है छोटा, एकदम छोटा सा, उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये सब मौजूद है। ठीक, अब आप क्या कर रहे हो कि मान लो, मैं एक एग्जांपल लेके इस चीज़ को समझाऊंगा अब, कि मान लो आप कार्बन ले लेते हो। ठीक है, कार्बन का परमाणु क्रमांक या एटॉमिक नंबर क्या होता है? 6 होता है। एटॉमिक वेट क्या होता है? 12 होता है। ठीक, अब देखो प्रोटॉन 6, न्यूट्रॉन 6, इलेक्ट्रॉन 6। इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? नेग्लिजिबल होता है। तो मैं इसके 6 को क्या कर देता हूँ? हटा देता हूँ, कट कर दिया मैंने। ठीक है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की वैल्यू क्या आ रही है? 6 आ रही है। एटॉमिक वेट निकालने के लिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बड़ा रिस्पॉन्सिबल है, इलेक्ट्रॉन को निगलेक्ट कर दिया, ये आ गया। ठीक है, चलिए भाई, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपने लिख दिया।
अब वही चीज़ देखिए यहाँ पे, किस एक कार्बन का एक छोटा सा एटम है, कार्बन का एक छोटा सा एटम मैंने पकड़ के लाया, मैंने कहा भाई अकॉर्डिंग टू मास स्पेक्ट्रोस्कोपी देयर वेट विल बी 1.99 इंटू 10 के पावर माइनस 23 ग्राम। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 6 इलेक्ट्रॉन 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन, भाई कार्बन के अंदर है 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन, लिख दिया मैंने। इलेक्ट्रॉन क्या है, नेग्लिजिबल मानना पड़ेगा भाई हम लोग को, ठीक है, मान लिया मैंने, इसलिए यहाँ पे कंसिडर नहीं किया। 6 प्रोटॉन प्लस 6 न्यूट्रॉन क्या हो गया 1.9 इंटू 10 के पावर माइनस 23। अब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो मास होता है अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होता है 1.67 इंटू 10 के पावर माइनस 24 ग्राम, ठीक है। यहाँ पे आप लिख लो मास ऑफ प्रोटॉन मास ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल टू 1.67 इंटू 10 के पावर माइनस 24 ग्राम। इज इट ओके, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है भाई ग्राम में, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 9.1 इंटू 10 के पावर माइनस 28 ग्राम, ठीक है। इसलिए ये काफ़ी कम है इससे, इस वजह से इसको इसके मास को क्या कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं, ठीक है। अब देखिएगा ध्यान से, मैंने 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन है, जब भाई न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को एक ही जैसे हैं मास में, तो मैं क्या करूँगा कि 6 और 6 ये दोनों एक ही जैसे हैं, या तो आप प्रोटॉन लिखूँ या तो मैं न्यूट्रॉन लिखूँ, बात एक ही है, ठीक है। एक पार्टिकल को मुझे निकालना है वेट, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 6 और 6 की जगह क्या लिख दिया 12 पार्टिकल, 12 पार्टिकल की जगह आप प्रोटॉन लिखो या न्यूट्रॉन लिखो, ठीक है। जब 12 पार्टिकल का जो वेट आ रहा है 1.9 इंटू 10 के पावर माइनस 23 है, तो एक का निकालने के लिए आप 12 से डिवाइड करोगे। जब आप 12 से डिवाइड करोगे 1 पार्टिकल निकालोगे तो डिवाइड करने के बाद वैल्यू आएगी 1.66 इंटू 10 के पावर माइनस 24 ग्राम, ठीक है। ये आ गया एक पार्टिकल का, ठीक। और कार्बन में टोटल कितने पार्टिकल है 6 और 6 प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन वाले को तो नेग्लेक्ट कर दिया गया, ठीक। एक का निकाले 1.66 इंटू 10 के पावर माइनस 24 ग्राम आ गया, ठीक है। ये एक का एटम का आया है, ठीक है। अब जैसे देखिएगा, रेस्ट करता हूं मैं, एक बार आप इसको इतना नोट कर लो वीडियो पॉज करके, ये भी नोट करिएगा भाई इंपॉर्टेंट। देखिएगा, मान लीजिए आपको निकालना है कार्बन का, इसी कार्बन का निकालना है। अब आपको एटॉमिक वेट निकालना है, ठीक। एटॉमिक वेट एक जब पार्टिकल का या एक छोटे से टिनी पार्टिकल का एटम का जो मास आया अभी मैंने निकाला 1.6 इंटू 10 के पावर कितना आया -20, कितना है भाई -24 ग्राम आ गया, ठीक। डिवाइड करने के बाद एक का आया, ठीक। अब आपको कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, एटॉमिक वेट होता है 12। अब इसमें क्या है, अभी मैंने बताया भाई इसमें 6 प्रोटॉन है 6 न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन को मैंने हटा दिया, कोई कंसीडर नहीं किया। एटॉमिक मास के लेवल पे इलेक्ट्रॉन बड़ा छोटा होता है मास, इस वजह से उसको मास को मैंने कंसीडर नहीं किया है, ठीक। अब देखिएगा ये टोटल कितने हो गए 12, 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन, ठीक है। एक पार्टिकल का जो हमने वेट निकाला है वो कितना आया है 1.66 इंटू 10 के पावर माइनस 24। तो भाई 12 का कितना हो जाएगा 12 इंटू 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 24, ठीक। ये इतना आ गया, जानते हो ये 12 है, ये 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 24 है, ठीक। तो ये जो 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 24 है ना, ये एक एटॉमिक मास यूनिट, मतलब एक एटम के मास यूनिट मास का यदि वेट निकालें तो वो इतना आता है। तो इसीलिए मैं इसको 1 AMU भी लिख सकता हूँ। एक AMU में अभी मैंने यूनिट मास का निकाला था अभी कुछ देर पहले, 12 का इतना था, तो एक का कितना आया वो इतना आया था, ठीक है। ये क्या हो गया, एक एटॉमिक मास यूनिट की वैल्यू कितना आ गई था 1.67 इंटू 10 के पावर माइनस 24 ग्राम आ गया, ठीक। उसी तरह कार्बन का निकालना रहेगा। कार्बन में 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन है, टोटल कितने हैं 12 पार्टिकल्स हैं, 12 एटॉमिक मास यूनिट्स हैं। तो 12 के लिए कितना हो जाएगा 12 इंटू दिस, आप इसमें मल्टीप्लाई करके लिखो या तो इसी को डायरेक्ट लिख दो। तो मैं लिख सकता हूँ कार्बन के लिए, कार्बन को मैं लिख सकता हूँ भाई वेट, एटॉमिक वेट AMU 12 AMU भी लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता। तो हर में इसीलिए जब आप 1 से लेकर के 30 तक जनरली आप लोग को याद करना के लिए कहा जाता है एटॉमिक नंबर, तो
तो आप लोग क्या करते हैं कि देखते हैं कि हाइड्रोजन का 1.008 AMU, मतलब ये जो लास्ट में AMU लिखा रखता है उसका मतलब यही है, वो यहीं से आया है। पहले कैसे कैलकुलेट किया गया, उसके बाद कार्बन का कैसे निकाला गया, उसी तरह ऑक्सीजन का भी सेम एज इट इज ऐसे निकाला गया है, उसके बाद आप इजीली कैलकुलेट करके लिख सकते हो। ये एटॉमिक लेवल की मेन डेफिनेशन है, ठीक है। आप ये कार्बन का आप लोग प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट याद करते हो, डिफाइंड जैसे परमाणु भार या एटॉमिक वेट को डिफाइन करना होता है, तो आप लोग देखते हैं कि कार्बन 12 के एक 1/12 ऑफ अ कार्बन एटम ऐसे करके लिखा रहता है ना, परिभाषा डेफिनेशन लिखा रहता है, उसको आप लोग याद करते हो। उसके पीछे का पर्पस यही है। कार्बन 1/12 ऑफ अ कार्बन 12 एटम, मतलब उसके 1/12 कार्बन का एटॉमिक वेट कितना होता है 12, 1/12 मतलब 1/12 इंटू 12 क्या आ जाएगा 1। तो 1 का एटम का जो यूनिट मास निकाला गया है वो 1.67 इंटू 10⁻⁻⁴ आया। उसी तरह 12 का 12 इंटू ये लिख सकते हैं या 12 AMU लिख सकते हैं, ठीक है। समझ में आया AMU क्यों लिखा जाता है? चलिए इसको नोट करिए। स्टार्ट करते हैं मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। हमारा अभी कुछ देर पहले एटॉमिक वेट हो गया, अब आते हैं मॉलिक्यूलर वेट पे। मॉलिक्यूलर वेट क्या है? मॉलिक्यूलर वेट क्या है? इट इज़ बेस्ड ऑन एटॉमिक वेट ऑफ अ कार्बन 12, ठीक। ये क्या है? एटॉमिक वेट पे निर्भर है। एटॉमिक वेट पे डिपेंडेंट क्यों है भाई? क्योंकि जब एटम को ही आप इन्वॉल्व करोगे, एक से ज़्यादा एटम मिलकर ही क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं। और उस मॉलिक्यूल के फॉर्म होते ही हम लोग एक दूसरा ये मेथड है मॉलिक्यूलर वेट, तो हम लोग ईजिली वहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। जब हमें एक एटॉमिक मास यूनिट की वैल्यू पता चल गई तो उस बेसिस पे हम जितने भी अभी तक एलिमेंट्स बनाए गए हैं उस सब का क्या मतलब कि एटम के मास को मेज़र करने के लिए ये यूनिट फॉर्म हो गई, एटॉमिक मास यूनिट। इसके बेसिस पे पूरे एलिमेंट के मास को लिखा जाता है, ठीक। तो आप लोग को ज़्यादा जनरली सिखाया जाता है कि 1 to 30 तो नेसेसरी है एटॉमिक वेट को लर्न करना, तो आप लोग को याद कर लीजिएगा। और जो भी आप याद करते हो, हाइड्रोजन का 1, हीलियम का 1, 4, ये सब क्या है? AMU में है। इसको AMU में आप लोग को राइट डाउन करना है, ठीक है। आप लर्न भी करोगे तो आप AMU वाला ही यूनिट, ठीक है, ऐसे आपको याद करना है। अब आपको एटॉमिक वेट अणुभार निकालना कैसे है? मॉलिक्यूलर वेट को भाई क्या होता है? मॉलिक्यूलर मास भी कहते हैं, ठीक। अब देखिएगा, अब जैसे मान लो एग्जांपल में ले रहा हूँ H2SO4, इसका हम लोग को अणुभार कैलकुलेट करना है। देखिए भाई, मैं कैलकुलेट करना सिखा तो दूंगा, लेकिन ये जो चीज़ है इसको याद करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बहुत बच्चों को अभी तक लर्न नहीं है। एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के बच्चों को तो ज़्यादा केमिस्ट्री बड़ी टफ लगती है, लेकिन है बहुत आसान, चीज़ें बहुत आसान हैं। बस आपको थोड़ा सा एफर्ट करना है अपने तरफ से। ये ना मानिए कि नहीं आएगा, पहले समझिए तो सही, मैदान में उतरिए तो सही, तभी तो चीज़ें आपको थोड़ी सी क्लैरिटी आएगी, आपको समझने में तो अंदर से थोड़ा जोश जगाओ, तब चीज़ें आसान होगी आपके लिए। बहुत एग्रीकल्चर के बच्चे आते हैं, उनका यही मेन प्रॉब्लम रहता है कि कैलकुलेशन कैसे करें, उनको कैलकुलेशन से बड़ा भागते हैं, और केमिस्ट्री में थोड़ा सा भी कैलकुलेशन मिल जाता है तो और ज़्यादा प्रॉब्लम में फंस जाते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ नहीं होता, उससे ज़्यादा तो उन्हें एग्रीकल्चर के बॉटनी, जूलॉजी, अदर सब्जेक्ट्स में थोड़ा उनका टफ हो जाता है। लेकिन केमिस्ट्री एकदम नॉर्मल है। BHU एंट्रेंस एग्ज़ाम्स या जितने भी एंट्रेंस एग्ज़ाम्स हैं एग्रीकल्चर के, उसमें नॉर्मल क्वेश्चंस आते हैं, एकदम नॉर्मल, एकदम ऊपर लेवल का। ऐसा नहीं कि आपको अंदर डीप में कभी नहीं घुसते। 1 मिनट का आपके पास मैक्सिमम टाइम है, वो 4 मिनट के क्वेश्चंस क्यों देगा? डीप में क्यों घुसेगा भाई? तो आप लोग उस बेसिस पे थोड़ा दिमाग सोच के आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिए, ठीक। और इतना टफ नहीं आता है। मैं जो भी चीज़ें पढ़ा रहा हूँ आपके सिलेबस के आउट ऑफ सिलेबस से नहीं पढ़ा रहा हूँ, आपका बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से अभी तो मैं पढ़ा रहा हूँ, एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आगे लेक्चर्स आएंगे, ठीक है। देखिएगा, बेसिक्स सब यही है। अब देखिए, H2SO4 को मुझे कैलकुलेट करना है, तो एक हाइड्रोजन का एटम का कितना होता है भाई? 1 AMU होता है। 2 का कितना हो जाएगा? 2 × 1 प्लस सल्फर का कितना होता है भाई? 32 AMU होता है, तो मैंने रहने दिया। और ऑक्सीजन का ऑक्सीजन के एटम का होता है 16, तो 4 का हो जाएगा 16 × 4। आप इसको ऐड करके भाई, ऐड तो करना आना चाहिए, ऐड करके निकालेंगे तो ठीक, ये आ जाएगा H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। हाँ, अब मोल कॉन्सेप्ट में मैं ये बताऊंगा कि एटॉमिक मास यूनिट के जगह आप मोलर मास, एक वर्ड सुना है आपने, गिवन वेट बाय मोलर मास। तो मोल कॉन्सेप्ट में
ये इस AMU को ग्राम में कैसे कन्वर्ट करें ये भी बताया जाएगा आपको, बने रहिएगा वीडियो में, ठीक है। तो चलिए ये हो गया H2SO4। उसी तरह आपको और कुछ लेना है, मान लो सोडियम क्लोराइड ले लेते हैं, इसका हम लोग को एटॉमिक वेट निकालना है, सॉरी मॉलिक्यूलर वेट निकालना है। तो मॉलिक्यूलर वेट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, सोडियम क्या है, सोडियम का एटॉमिक वेट कितना होता है 23 होता है, क्लोरीन का कितना होता है 35.5, ठीक है, इसको ऐड कर दो। इसी तरह आप कई मॉलिक्यूल्स में दूंगा, आप उसको ईजिली आप उसको कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। ये तो हो गया मॉलिक्यूलर वेट, ठीक। इसका यूज़ मोल कॉन्सेप्ट में काफ़ी ज़्यादा होता है। मोलैरिटी आप सोल्यूशन नाम का, विलियन नाम का चैप्टर आएगा एग्रीकल्चर केमिस्ट्री में, वहाँ पे मैं इसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ करूँगा, ठीक है। काफ़ी गर्मी हो रही है, ठीक है भाई, देखिएगा। अब नेक्स्ट है, हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं इक्विवेलेंट वेट, ठीक। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, देखिएगा। क्या होता है तुल्यांकी भार, क्या होता है कि रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने वाला रहता है, तुल्यांकी भार वो भार है किसी एलिमेंट या किसी कंपाउंड का वो भार या किसी मॉलिक्यूल्स का वो भार जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, वही जितना कंटेंट किसी मॉलिक्यूल का जितना कंटेंट रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, जितना वेट रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, वही उस मॉलिक्यूल का क्या होता है भाई, इक्विवेलेंट वेट या तुल्यांकी भार। भाई जितना पार्टिसिपेट कराओगे किसी रिएक्शन में, मान लो मैंने रिएक्शन को ही दे दिया A से B जो बन रहा है C से D, तो भैया ये A एलिमेंट या B एलिमेंट का जितना वेट पार्टिसिपेट कर रहा होगा इस रिएक्शन में, ठीक, वही उस वेट को मैं क्या बोलूँगा, इक्विवेलेंट वेट। ये इक्विवेलेंट वेट जो आएगा, तुल्यांकी भार जो आएगा, वो ये जो रिएक्टेंट है वो कितना यूज़ हो रहा है उसको ध्यान में रखते हुए आएगा। कितना इसके साथ साझा कर रहा है, भाई मुझे तुम्हारे साथ इतना रिएक्ट करना है, ये वो जो भार है ना, वही जो कंटेंट है ना, यही तुल्यांकी भार है, यही इक्विवेलेंट वेट है। कितना भाई आप, मैं तुम्हारे से मैं कितने रेशियो में रिएक्ट करने वाला हूँ, मैं तुम्हारे साथ कितने रेशियो में रिएक्ट करना चाहता हूँ, ये मुझे जब पता है ना, जितना वेट मैं लेके चलूँगा तुमसे रिएक्ट करवाने के लिए, वही है तुल्यांकी भार, ठीक। अब तुल्यांकी भार को निकालते कैसे हैं, ठीक, ध्यान दीजिएगा। चलिए भाई तुल्यांकी भार को निकालते कैसे हैं सीखते हैं हम लोग। बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा, बस समझिए, कॉपी पेन उठाइए और नोट करिए। देखिए इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। इक्विवेलेंट वेट की जगह आप तुल्यांकी भार लिख दीजिएगा। मॉलिक्यूलर वेट या अणु भार ठीक है, इक्विवेलेंट वेट, आप इसको तुल्यांकी भार भी लिख सकते हैं। ये तुल्यांकी भार। मॉलिक्यूलर वेट क्या है भाई, अणु भार है। और ये वैलेंसी फैक्टर क्या है ना, जैसे अभी बता रहा हूँ वैलेंसी फैक्टर के बीच का पर्पस क्या है। जैसे वैलेंसी फैक्टर ये संयोजकता, इसको आप एक संयोजकता नाम भी दे सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे शॉर्ट वर्ड में लिख दे रहा हूँ संयोजकता। अभी इसको देखिए डिस्कस करते हैं डिटेल में। देखिएगा भाई, अम्ल के लिए, क्षार के लिए या सॉल्ट्स के लिए या नमक के लिए जितने भी हैं, उसके लिए जो वैलेंसी फैक्टर का जो वैल्यू होता है उसको हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक। इक्विवेलेंट वेट निकालना है, एग्जाम्पल के साथ सीखना ज़्यादा आसान रहेगा। सबसे पहले अम्ल का डिस्कस करते हैं, एलिमेंट्स का भी डिस्कस करेंगे, क्षार का भी डिस्कस करेंगे, एसिड बेस सॉल्ट सबका डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले मान लो आपको निकालना है कोई एसिड, लो आप HCl ले लो, ठीक है। अब भाई मुझे इसका तुल्यांकी भार निकालना है, ठीक। तो तुल्यांकी भार निकालने का भाई देखिए मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर है। मॉलिक्यूलर वेट इसका कैलकुलेट करोगे तो 35.5 प्लस 1 इज इक्वल टू आ जाएगा 36.5, ओके। अब 36.5 तो भाई अपन ने लिख दिया ऊपर, लेकिन वैलेंसी फैक्टर कितना है, ठीक है। वैलेंसी फैक्टर ध्यान दीजिएगा, जितने हाइड्रोजन आयन हैं एसिड्स में, एक्टिव हाइड्रोजन आयन, ठीक है, उसी को वैलेंसी कहते हैं, ठीक है। एसिड में एसिड्स की हमेशा बेसिसिटी होती है, ध्यान दीजिएगा, एसिड की हमेशा क्षारकता होती है, अम्ल की हमेशा क्षारकता होती है, ठीक है, और क्षार की हमेशा अम्लीयता होती है।
ये भी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक टॉपिक आएगा, उसमें मैं आप लोग को समझाऊंगा ज़्यादा डिटेल में इसके बारे में, लेकिन आप अभी इतना जान लीजिए कि क्या अम्लीयता और क्षारकता किसकी होती है। अब देखिए भाई, जितने हाइड्रोजन आयन एक्टिव हैं वही क्या इसका है वैलेंसी फैक्टर, ठीक है। हाइड्रोजन H+, क्लोरीन Cl-, ये क्या है वैलेंसी कितनी है यहाँ पे +1 और ये क्या है -1, यही वैलेंसी कंबाइंड होने की जो टेंडेंसी एक दूसरे की, यही वैलेंसी, ठीक है, संयोजकता है। अब देखिएगा मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर, यहाँ वैलेंसी फैक्टर कितना है भाई 1 है, तो 36.5 ये बना जाएगा, ठीक है। उसी तरह आपको ये हो गया अम्ल का, और कोई अम्ल एसिड ले लो भाई, मैंने ले लिया H2SO4, H2SO4 एक एसिड है। अब इसमें कितने एक्टिव हाइड्रोजन है भाई, ठीक है, इसकी एक्टिव हाइड्रोजन कितने हैं, इसमें 2 है, ठीक है। तो एक्टिव हाइड्रोजन 2 है, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालोगे, इसका मॉलिक्यूलर वेट आएगा 98 और इसमें 2 से डिवाइड कर दोगे, क्योंकि इसका वैलेंसी फैक्टर कितना है 2 हाइड्रोजन भी कंटेंट कर रहा है, ठीक है। 98/2 करोगे 49, ये जो 49 में डिवाइड करने के बाद चीज़ें ला रहा हूँ ना, ये मैंने 36.5 मुझे लिखना चाहिए था, ये जो चीज़ें मैं ला रहा हूँ ना ये इक्विवेलेंट वेट है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, वैलेंसी फैक्टर से डिवाइड करने का बीच का पर्पस मेरा बस यही है कि मैं आपको इक्विवेलेंट वेट का कैलकुलेशन सिखा रहा हूँ, ठीक। एसिड्स के लिए 2 आया, H2SO4 का यहाँ पे क्या है 2 है, क्यों है, एसिड का हमेशा क्या होता है बेसिसिटी होता है, एसिड्स की क्या होती है हमेशा बेसिसिटी, और बेस की क्या होती है एसिडिटी। अभी मैं एसिड ले रहा हूँ, जब भी आपको एसिड दिखे तो आप ये देखिए कि एक्टिव हाइड्रोजन कितने हैं। मेरा एक्टिव हाइड्रोजन मैं क्यों कह रहा हूँ, देखिए भाई वही हाइड्रोजन इजीली रिमूव होगा जो विद्युत ऋणात्मकता, एक आपको आगे आने वाला पढ़ाया गया था लास्ट लेक्चर में, मैंने पीरियोडिक टेबल में पढ़ाया है कि दो विद्युत ऋणात्मक एलिमेंट हैं, एक का विद्युत ऋणात्मकता काफ़ी ज़्यादा है और एक का कम है, तो ये क्या करेगा पूरे बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को इजीली अपने तरफ क्या कर लेगा खींच लेगा, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या विद्युत ऋणात्मकता बहुत ज़्यादा है। तो जैसे ही अपने तरफ पूरा इलेक्ट्रॉन को खींच लिया तो ये वाला जो है ना ईजिली माइग्रेट कर सकता है, ये आसानी से निकल सकता है। वही काम यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ हो रहा है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ बॉन्डेड है, या आप इसका स्ट्रक्चर कहीं कोने में बनाओगे H2SO4 का, देखो यहाँ पे कितना है बेसिसिटी, एसिड है तो उसकी क्या होगी बेसिसिटी, 2 एक्टिव हाइड्रोजन दिख रहे हैं, इलेक्ट्रॉन तो सब इसके तरफ खींचा चला रहा है भाई, इजीली ये निकल जाएगा, उसी तरह ये भी इजी निकल जाएगा। तो यहाँ पे ये मैं वैलेंसी फैक्टर का बता रहा हूँ। उसी तरह बेस की क्या होगी अम्लीयता होगी, क्षार की क्या होगी भाई, ठीक है, बेस की क्या होगी एसिडिटी होगी, और बेस में क्या होंगे वो जो OH माइनस जितने नंबर ऑफ OH माइनस आसानी से रिलीज कर पाए वो क्या हो जाएगी क्षारकता हो जाएगी। कोई आप बेस ले रहे हो, बेस के एग्जांपल जैसे NaOH ले रहे हो, तो नंबर ऑफ OH कितने हैं वो उसकी क्या है क्षारकता है, ठीक। अब आप जैसे इसका आपको इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो इसका अणुभार निकालिए, इसका अणुभार कितना आएगा 40 आएगा, और इसमें नंबर ऑफ OH कितने हैं 1 हैं, 40/1 कितना होगा 40, इसका मतलब ये जो 40 आपने कैलकुलेट किया ये क्या है इसका तुल्यांकी भार है, ओके। ये क्या है क्षार है, क्षार के केस में आपको OH देखना है, और एसिड अम्ल के केस में आपको हाइड्रोजन देखना है, और वो हाइड्रोजन देखना है जो एक्टिव हाइड्रोजन हो, ठीक है। ठीक है भाई, अम्ल हो गया, क्षार हो गया। अब लास्ट वाला जो टॉपिक है वो क्या है कि हम लोग अब देखने जा रहे हैं कि सॉल्ट में कैसे निकालेंगे। देखिएगा सॉल्ट में आपको क्या करना पड़ेगा, सॉल्ट कोई भी सॉल्ट एग्जांपल ले लो, जैसे आप Na2CO3 ले रहे हो, बहुत आसान है। सॉल्ट में आप बस ये देखिए कि नंबर ऑफ पॉजिटिव केटायंस कितने हैं, धनायन कितने हैं टोटल, ठीक है। धनायन का आपको देखना है कितने नंबर ऑफ यहाँ पे केटायंस है भाई 2 Na+, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे आपको नंबर ऑफ केटायंस कितने हैं 2, तो यहाँ पे जो वैलेंसी फैक्टर होगा वो कितना होगा 2, ठीक है। तो आप जब वैलेंसी फैक्टर 2 आ गया तो आप इजीली इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे, इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू क्या होता है मॉलिक्यूलर वेट अपॉन जो संयोजकता वाला चीज़ था नीचे डिनोमिनेटर में। अब यहाँ पे संयोजकता कितनी है 2, क्योंकि 2 सोडियम ऑफ केटायन, नंबर ऑफ केटायन यहाँ पे कितने हैं 2, तो यहाँ पे आप इजीली 2 से डिवाइड कर दोगे। मॉलिक्यूलर वेट आता है Na2CO3 का आप कैलकुलेट करोगे अप्रॉक्सीमेट 106 आएगा,
106 से 2 में डिवाइड करोगे 53, तो ये 53 क्या आ जाएगा, इक्विवेलेंट वेट हो गया। सॉल्ट का इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए आपको बस ये देखना है कि नंबर ऑफ केटायंस कितने हैं, ठीक। ये देखना है आपको कि धनायन कितने हैं उस यौगिक में, आप इजीली डिवाइड करके निकाल सकते हो, ठीक। मॉलिक्यूलर वेट, एटॉमिक वेट, इक्विवेलेंट वेट में हमने ये पूरा पढ़ा टॉपिक कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक। नेक्स्ट वीडियो में जो हम लोग आएंगे एक नए चैप्टर के साथ आएंगे, बेहतरीन चैप्टर के साथ आएंगे। प्लीज़ जितना आप लोग को अभी वीडियोस पढ़ाया गया इसको अच्छे से नोट करिए, बार बार इसको दोहराइए, तभी आगे जो चैप्टर्स आएंगे आपको उनके बारे में ज़्यादा अच्छे से आइडिया हो पाएगा और आप ज़्यादा अच्छे से उसको लर्न कर पाओगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।